बच्चों, आज की क्लास में हम ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन ही देख रहे हैं, लेकिन हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन होता है या अनुलेखन होता है वो हम देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार से एमआरएनए का निर्माण या ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब एमआरएनए का निर्माण। यूकैरियोट्स में कहाँ पर हुआ था? कोश केंद्रक के अंदर, क्योंकि यूकैरियोटिक में कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सेल के अंदर में कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता है। तो पूरा साइटोप्लाज्म में ही, कोशिका द्रव्य में ही एमआरएनए का निर्माण होता है, क्योंकि डीएनए साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत जीवाणु वगैरह आते हैं। तो जीवाणु में या किसी भी प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार से एमआरएनए का निर्माण होता है या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया या अनुलेखन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर डीएनए जो होता है, मान लीजिए ये आपका डीएनए है और डीएनए में आपको पता है 2 स्ट्रैंड होते हैं और 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड कौन सा कहलाता है? कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। ये हमने पिछली क्लास में देख चुके हैं। और सेकंड स्ट्रैंड कहलाता है टेम्पलेट। तो डीएनए का टेम्पलेट वो जो 3 to 5 प्राइम एंड की ओर रहेगा, ये 5 to 3 आपको पता है, ये हम जान चुके हैं कि 3 to 5 प्राइम एंड का जो स्ट्रैंड रहेगा उसे ही हम टेम्पलेट कहते हैं, क्योंकि इसी स्ट्रैंड पर ही एमआरएनए का निर्माण होता है और एमआरएनए जो बनेगा वो 5 to 3 प्राइम एंड की ओर बनेगा। और ये सेकंड स्ट्रैंड जो रहता है फर्स्ट वाला, वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। यह अनुलेखन की क्रिया नहीं करता है, डीएनए का केवल एक टेम्पलेट स्ट्रैंड ही करता है। यहाँ पर भी जो एंजाइम काम आता है, इस आरएनए पॉलीमरेज मुख्य एंजाइम होता है जो कि अनुलेखन की क्रिया को संपन्न करता है। तो मेन एंजाइम यहाँ पर भी आरएनए पॉलीमरेज है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी हमने देखा था आरएनए पॉलीमरेज ही ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया शुरू करता है। बिना आरएनए पॉलीमरेज के ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। इसमें डीएनए में एमआरएनए के निर्माण के समय में यहाँ पर डीएनए का एक पर्टिकुलर एरिया पर अब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया शुरू होगी, टेम्पलेट रीजन पर, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज जो होता है प्रोकैरियोट्स में जब होता है तो आरएनए पॉलीमरेज कुछ सब यूनिट में बटे रहते हैं। इस आरएनए पॉलीमरेज में 2 अल्फा होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, बीटा 1 और गामा। इस प्रकार से 5 सब यूनिट्स में ये बटे हुए होते हैं। और ये जब यूनिट सारे मिल जाते हैं तब हम इसको, इस आरएनए पॉलीमरेज को हम कहते हैं एपो एंजाइम या कोर एंजाइम। एपो या कोर एंजाइम कहते हैं। ये एक्टिव नहीं होता है आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका सब यूनिट अभी आप ध्यान रखेंगे, इसको हम बताने जा रहे हैं कि डीएनए में जब, मान लीजिए ये डीएनए है और इस डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया शुरू होगी तो शुरू होने के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा। जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये यहाँ पर इसके साथ आकर के क्या कर लेगा? बाइंड कर लेगा आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज इस जो 5 सब यूनिट का बना होता है, इसके डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिए आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आता है। लेकिन जब तक इस 5 सब यूनिट के अलावा एक और फैक्टर जब तक नहीं आ जाता तब तक आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव नहीं होगा, अपना कार्य प्रारंभ नहीं करता है। तो वो कौन सा फैक्टर होता है? इसके साथ जब तक एक आपका सिग्मा फैक्टर जब तक नहीं आएगा, इसके साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक ये एक्टिव नहीं होता। तो मान लीजिए ये सिग्मा फैक्टर है। ये सिग्मा फैक्टर जब तक आरएनए पॉलीमरेज के से नहीं जुड़ता तब तक यह एक्टिव नहीं होता है। और जब सिग्मा फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाता है, इस एपो एंजाइम के साथ जुड़ जाता है, तब यह एक्टिव हो जाता है और तब हम इसे होलो एंजाइम कहते हैं। तो होलो एंजाइम या कोर एंजाइम, इसका डिफरेंस थोड़ा सा आप देख लीजिए। जब सिग्मा फैक्टर जुड़ जाएगा तब होने के बाद में हम इसको क्या कहेंगे? होलो एंजाइम।
मतलब एक्टिव हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज 5 सब यूनिट का है, 2 अल्फा है, 2 बीटा है, 1 गामा है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम खाली जब डीएनए के साथ में जाकर अटैच होता है तब यह एक्टिव नहीं होता है जब तक सिग्मा फैक्टर ना जुड़े। सिग्मा फैक्टर जाकर इसको एक्टिव करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है अब यहाँ पर कॉपी का काम होगा, यानी कि ये एक्चुअल में स्कैनिंग कर रहा है, स्कैन कर रहा है इस टेम्पलेट रीजन को, और यहाँ पर आरएनए का निर्माण स्टार्ट होगा। ठीक है, आरएनए के निर्माण में डीएनए का जो टेम्पलेट रीजन है वहां पर कुछ पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं। प्रोमोटर, कोडिंग रीजन रहेगा, टर्मिनेशन आएगा, यानी और इसका जो डिटेल है ना, जो मैं अभी नाम आपको बता रही हूँ, प्रोमोटर, ऑपरेटर, कोडिंग रीजन, टर्मिनेशन पॉइंट, प्रोमोटर यानी शुरू करने वाला, टर्मिनेशन यानी खत्म करने वाला, कोडिंग यानी बीच का एरिया, ये सारे चीज यहाँ पर मौजूद रहते हैं डीएनए में। इसका डिटेल आपको यहाँ पर एमआरएनए के निर्माण में आपको नहीं देना है, इसका एक अलग से टॉपिक हम पढ़ेंगे, जीन नियमन या जीन अभिव्यक्ति। ठीक है, वहां पर हम डिटेल पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये आरएनए पॉलीमरेज कब काम करेगा, कब काम नहीं करेगा, इसका अलग से एक टॉपिक है। आप केवल यहाँ पर एक ये समझिए कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है। तो प्रोकैरियोट्स थोड़ा सा इजी है, यूकैरियोट्स हम पढ़ चुके हैं। इस टेम्पलेट में जो अलग अलग रीजन होते हैं वो बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर 3 स्टेप दिया गया है एमआरएनए के निर्माण में। एक होगा प्रारंभन, यानी कि स्टार्ट होगा, ठीक है, या इसको हम उन्नयन कहते हैं। उसके बाद होगा दीर्घीकरण, यानी एमआरएनए निर्माण का प्रारंभ होगा, फिर दीर्घीकरण होगा और उसके बाद समापन होगा। तो ये यूकैरियोट्स में भी ये प्रोसेस होते हैं। यूकैरियोट्स में भी प्रारंभ होगा, दीर्घीकरण होगा, समापन होगा, तीनों सेम है। प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस है आरएनए पॉलीमरेज का। आरएनए पॉलीमरेज के सब यूनिट में फैक्टर्स का डिफरेंस है, सिग्मा फैक्टर आकर इसको एक्टिव करता है। अब जब यहाँ पर एक्टिव हो जाता है तो यहाँ से प्रारंभन यानी अब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स यहाँ आकर के जुड़ना चालू हो जाएंगे, और फिर ये प्रारंभन में दीर्घीकरण में क्या होगा, हम डीएनए खुल जाता है, और डीएनए के खुलने के बाद में ऐसे बबल लाइक स्ट्रक्चर आपको बताना है। ये डीएनए है, डीएनए का टेम्पलेट रीजन है। यहाँ पर ये एंजाइम्स जो होलो एंजाइम है, होलो एंजाइम का मतलब क्या हो गया, इसमें पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर दोनों मौजूद हैं। ये पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर जब दोनों मौजूद हैं तो यहाँ पर अब बनना प्रारंभ होता है एमआरएनए का। ये एमआरएनए ये 3 to 5 प्राइम एंड है, 3 और ये 5। तो एमआरएनए जब यहाँ से स्टार्ट होगा बनना तो आपको पता है कि ये 5 प्राइम एंड से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से आपका एमआरएनए बनना स्टार्ट हो रहा है, बनना शुरू हो रहा है। दीर्घीकरण, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आकर के जुड़ते चले जा रहे हैं, ये एमआरएनए का रज्जु स्ट्रैंड बनता चला जाता है। ये इस प्रकार से ऐसे खिसकते जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड में, और ये एमआरएनए के डीएनए के ऊपर, और ये एमआरएनए बनता चला जाता है। उसके बाद एक बनने के बाद एक पर्टिकुलर रीजन पर आकर के इसको खत्म भी तो होना है। खत्म होने के लिए ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, सिग्मा फैक्टर है, जो कि ये आरएनए को बनाने का काम कर रहा था, एमआरएनए बन रहा है। खत्म होने के लिए एमआरएनए के अब यहाँ पर समापन होना है, टर्मिनेशन पॉइंट भी आता है। समापन होने के लिए एक और फैक्टर की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, ठीक है, और उस फैक्टर को रो फैक्टर का, मान लीजिए यहाँ पर एक रो फैक्टर जरूरी होता है। रो फैक्टर ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज, इसमें जब तक सिग्मा फैक्टर नहीं जुड़ेगा ये एक्टिव नहीं होगा।
जैसे ही सिग्मा फैक्टर जुड़ता है होलो एंजाइम यानी ये आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर ये दोनों कंबाइंड होकर के होलो एंजाइम कहलाते हैं। ये डीएनए टेम्पलेट के ऊपर डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर में खिसकता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आकर के जुड़ते चले जाते हैं और इस प्रकार एमआरएनए का दीर्घीकरण होते जाता है। एमआरएनए जब बनने लग जाते हैं तो जब एक स्थान पर उसको टर्मिनेट होना है, एमआरएनए का बनना समाप्त करना है, उसके लिए आवश्यकता पड़ती है रो फैक्टर की। रो फैक्टर जब आता है तब क्या होता है, ये सिग्मा और आरएनए पॉलीमरेज दोनों अलग अलग हो जाते हैं और जैसे ही सिग्मा फैक्टर इससे अलग हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज से, ये फिर से डीएक्टिव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। और जैसे ही होलो एंजाइम निष्क्रिय हो जाए, आरएनए पॉलीमरेज निष्क्रिय हो जाएगा, ये एमआरएनए का बनना रुक जाता है और इस प्रकार से ये जो एमआरएनए बनता है ये 5 to 3 प्राइम एंड बनता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से प्रोकैरियोट्स में आपको इस फैक्टर्स के बारे में बताना है। आरएनए पॉलीमरेज में ये 5 सब यूनिट होते हैं, इसको हम एपो एंजाइम या कोर एंजाइम कहते हैं। जब सिग्मा फैक्टर आकर जुड़ता है तब हम इसे होलो एंजाइम यानी होलो एंजाइम एक्टिव होता है, एपो एंजाइम कोर एंजाइम एक्टिव नहीं होता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज डीएनए स्ट्रैंड में जाता है, यहाँ पर स्कैनिंग करने के लिए टेम्पलेट रीजन को अपना एमआरएनए बनाने के लिए ये ऐसे खिसकते जाता है और उसके बाद एमआरएनए का निर्माण यहाँ पर शुरू होगा। यानी प्रारंभ करने के लिए प्रारंभ में आपको आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर जाकर के जोड़ना है डीएनए स्ट्रैंड में। दीर्घीकरण होने के लिए अब ये एक्टिव हो चुका है होलो एंजाइम, ये एक्टिव होने के बाद में ये डीएनए स्ट्रैंड पर खिसकते जाता है और एमआरएनए बनाने के लिए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आकर के जुड़ते चले जाते हैं और इस प्रकार एमआरएनए बनते चला जाता है। एमआरएनए बनते चले जाते हैं, एक स्थान पर उसको समाप्त होना है, समाप्त होने के लिए रो फैक्टर की आवश्यकता होती है। ये रो फैक्टर आता है और रो फैक्टर के आने से सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है। सिग्मा फैक्टर अलग होता है, इसका मतलब ये है कि अब ये एंजाइम निष्क्रिय हो चुका है, इसलिए एमआरएनए का बनना रुक जाता है और एमआरएनए का बनना रुक जाता है और उसके बाद एक नया एमआरएनए बन जाता है। और हमेशा आप ध्यान रखिए 5 से 3 डेज एंड की ओर ही एमआरएनए एक नया एमआरएनए बन जाता है। और चूंकि ये प्रोकैरियोट्स में है तो आप ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोट्स केवल कोशिका के अंदर ही आनुवांशिक पदार्थ मौजूद हैं और यही डीएनए यहीं पर मौजूद है साइटोप्लाज्म में ही, और यहीं पर ही नया आरएनए बनता है। मुख्य रूप से ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया संपन्न होती है। तो बच्चों, हमने ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में देखा एमआरएनए का बनना। एमआरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए से एमआरएनए का बनना। मुख्य बातें याद रखें, डीएनए के 2 स्ट्रैंड, कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, वहीं से नया एमआरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए जब यूकैरियोट्स में बनता है तब वह केंद्रक में बनता है। वहाँ जो मैसेंजर आरएनए बनता है वह एचएन आरएनए होता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। फिर वह परिपक्व आरएनए बनता है। कैसे बनता है वो आप वीडियो में देख लीजिए। प्रोकैरियोट्स में फैक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है पॉलीमर्स के काम करने के लिए, एंजाइम्स के काम करने के लिए। ठीक है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर याद रखिए प्रारंभ करने के लिए। फिर एमआरएनए बनेगा समापन के लिए रो फैक्टर याद रखिए और इस प्रकार से एक नया एमआरएनए बन जाता है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में हमने देखा एमआरएनए का निर्माण हो चुका है। एमआरएनए के निर्माण होने के बाद में यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हम पढ़ चुके। ट्रांसक्रिप्शन के बाद अब हम पढ़ेंगे बच्चों ट्रांसलेशन या अनुवादन। अब एमआरएनए जो कि इस एमआरएनए में क्या है, हमेशा ध्यान रखना, मैसेज लेकर के आ रहा है। ये एमआरएनए कहाँ से मैसेज लेके आ रहा है? इस डीएनए से।
इस डीएनए से मैसेज लेकर के कॉपी करके कॉम्प्लीमेंट्री उसका मैसेज उसका कॉपी करके ये आ गया है, यानी डीएनए ने कॉपी करके इसको भेजा है। और अब ये अपने इसी पर कोडान है 3-3 के ग्रुप में, है ना, AGU GGU, इस प्रकार से इसमें कोडान के रूप में ये मैसेज लेकर के आ रहा है। और अब ये ट्रांसफर आरएनए की सहायता से और राइबोसोम की सहायता से ये सब मिल करके प्रोटीन बनाएंगे। और ये प्रोटीन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में प्रोटीन का बनना किसी भी जीव के बॉडी में इतना इम्पोर्टेंट क्रिया है क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे बॉडी के जीन के द्वारा रेगुलेट हो रहा है। समझ में आ रहा है? डीएनए कहाँ है? मेन आनुवांशिक पदार्थ है केंद्रक में, और वो जो आनुवांशिक पदार्थ है उस हिसाब से उस पे जो जीन लगे हुए हैं वो अपनी सूचना एमआरएनए को दे रहा है, और उसी जीन के सूचना के आधार पर ही जीन के द्वारा ही वो प्रोटीन बनेगा। यानी इसीलिए हम उसको पूरा आनुवांशिक पदार्थ जो जीन को रेगुलेटर कहते हैं, रेगुलेट करता है बॉडी को, उसी की सूचना के आधार पर प्रोटीन बनेगा, क्योंकि उसने कोडान भेजा, उसने सूचना भेजी कोडान के रूप में। अब ये एमआरएनए आगे किस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस में भूमिका निभाते हैं और पूरा ट्रांसलेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है वो हम आगे देखेंगे।